प्यारे बच्चों, आज हम अपने रसायन विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक बल्कि कहें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेसन नंबर 3, और इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ये चैप्टर आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वैद्युत रसायन वाला चैप्टर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 12th का जितना भी सिलेबस है वो 11th के सिलेबस का एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग है। 11th में जितने हमने चैप्टर पढ़े थे उन सब का वास्तविक उपयोग 12th में है। वहाँ केवल आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया गया था। जैसे उदाहरण के लिए आप इसी चैप्टर से समझें, ये वाला जो हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन, ये पूरा का पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर में जो हमने ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस चैप्टर पर बेस्ड है, ऑक्सीकरण अपचयन पर। तो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए एक तो ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या है, रिडक्शन क्या है। मुझे आशा है कि ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, फिर भी मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब या ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। जब कोई तत्व अपने बाह्य कोश से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया या अपचयन। अर्थात किसी तत्व में से, आयन में से, परमाणु में से या अणु में से, किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी का यूज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले इस चैप्टर में करेंगे। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है ये किस किस चीज से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ये एक वैद्युत के रसायन से, यानी विद्युत से, विद्युत ऊर्जा से और रासायनिक ऊर्जा से, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करेगा। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे वैद्युत रसायन को? रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और इनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा वैद्युत रसायन कहलाती है। वैद्युत रसायन केवल एक चैप्टर मात्र नहीं है, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। और इस शाखा के अंतर्गत हम काय का अध्ययन करते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेंगे या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेंगे। इस रूपांतरण में इनके बीच क्या संबंध होगा, इस सब का अध्ययन हम वैद्युत रसायन में करते हैं। अब एक और मजे की बात, चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान से इसको आप लोग सुनते रहें। मजे की बात यह है कि ये जो कार्य है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदलना, इस कार्य को या इस प्रक्रिया को हम जिस युक्ति से करते हैं उसे हम कहते हैं सेल। अर्थात विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जिस युक्ति से, जिस डिवाइस से हम कर सकते हैं, उस डिवाइस को सेल कहते हैं। तो इसका मतलब पहली चीज आ गई, विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल क्या है भाई? ये सेल क्या है? तो सेल वो युक्ति है, वो डिवाइस है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
किया जा सकता है। तो सेल दो काम करता है। एक तो काम क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और दूसरा काम क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोगों ने इस वाले सेल को तो देखा है, इस सेल से तो आपका पाला पड़ा है। इस वाले सेल को शायद आपने अभी महसूस ना किया हो। तो समझिए क्या है ये। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जिस डिवाइस से या जिस युक्ति से परिवर्तित या रूपांतरित किया जाता है, वो युक्ति विद्युत सेल कहलाती है। अब चूंकि सेल दो काम कर रहा है, इसलिए अपने कार्य के आधार पर सेल भी दो प्रकार के हो गए। एक वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। इन सेलों को तो हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या कहते हैं इनको, वैद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गए। दूसरे सेल जो इसका उल्टा काम करते हैं, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इनसे आप परिचित हैं, जैसे बैटरी का सेल है, घड़ी के सेल हैं, या जो हम इन्वर्टर पर अपना बैटरी यूज़ करते हैं घरों में, वो सब सेल कैसे हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और इनको हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सेल ये कहलाते हैं। अब एक एक के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जरा समझाता जाऊं। जैसे पहला सेल है, ये है वैद्युत रासायनिक सेल, सॉरी वैद्युत अपघटनी सेल, जो फर्स्ट वाला है। इसको करना है जरा। फर्स्ट सेल है वैद्युत अपघटनी सेल। क्या है भाई ये वो युक्ति है या वो डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम बाह्य स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात ये अस्वतः या नॉन स्पॉन्टेनियस, इसे कहेंगे हम नॉन स्पॉन्टेनियस। इसे भी समझो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या मतलब है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो सारी क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, हमारे बिना प्रयास करे अपने आप होंगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने अपने घर को बंद करके चले गए, 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, तो आगे जब हम देखेंगे तो घर में धूल के कण या गंदगी इधर उधर पसरी हुई मिलेगी। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें हमने धूल को फर्श पर इकट्ठा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, वो अपने आप होगी स्वतः। जबकि उसको साफ करने में हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, झाड़ू पोछा ये करना पड़ेगा। तो वो क्रियाएं जो स्वतः हो जाती हैं वो स्पॉन्टेनियस कहलाती हैं या स्वतः भी क्रियाएं, और जिनका करने के लिए हमें किसी स्रोत से ऊर्जा या प्रयास करना पड़ता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो अभिक्रियाएं होंगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, अस्वतः अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात अगर हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना चाहें तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है। वो जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस या अस्वतः अभिक्रिया। इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी,
और बाहर से एनर्जी हम किससे देंगे, किसी स्रोत से, बैटरी लगाएं, जनरेटर लगाएं या कुछ भी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। अब इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे इस सेल को? तो इस सेल में क्या होता है, एक पात्र होता है, मान लीजिए मैं एक पात्र बना दूं, ये बीकर बना दूं, एक पात्र होगा। इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, और इसके बीच हमने एक विलयन भर दिया। कैसा विलयन भरोगे? वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्य का, वैद्युत अपघट्य, और ये सब हम ठोस अवस्था में शुरू में पढ़ चुके हैं। जो आयनित हो जाएगा वो वैद्युत अपघट्य कहलाता है। तो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन इसमें हमने भर दिया। अब इन इलेक्ट्रोडों को, जैसा मैंने कहा, ये क्रिया करने के लिए हमें बाहर से स्रोत देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इन इलेक्ट्रोडों को हम बाहर से जोड़ देते हैं एक बैटरी से। ये बैटरी का साइन है, ये इससे जोड़ दिया। इसमें भी ध्यान रखोगे, जो ये बड़ा वाला वर्टिकल कॉलम है या वर्टिकल लाइन है, ये तो पॉजिटिव को प्रदर्शित करती है, प्लस को, और ये माइनस इलेक्ट्रोड को। तो जो प्लस वाले बैटरी के प्लस ध्रुव से जुड़ गया वो इलेक्ट्रोड कैसा कहलाएगा? धन ध्रुव, प्लस से जुड़ा हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसे हम कहेंगे एनोड। ऐसे ही जो माइनस से जुड़ा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसे हम कहेंगे कैथोड। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र लिया, 2 इसमें इलेक्ट्रोड हो गए, इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी बाह्य स्रोत जैसे बैटरी से हमने जोड़ दिया। बैटरी का जो सिरा पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया बैटरी के, उसे हमने एनोड कह दिया। नेगेटिव पोल से जुड़ने वाला सिरा क्या कहलाया? कैथोड कहलाया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा? इसमें जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे मान लीजिए NaCl का घोल है, तो इसमें Na+ आयन भी होंगे और Cl- आयन भी होंगे। तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा अपने आप प्रवाहित होने लगेगी, और धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? धारा किधर से किधर प्रवाहित होगी? प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होते ही ये जो अवयव हैं या आयन हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट के, विपरीत आयन, ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगेंगे। जैसे Na+ है, ये किधर जाएगा? माइनस की तरफ, माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ, और Cl- किधर जाएगा? ये प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं और अपने आवेश को इलेक्ट्रोड पर मुक्त करके काय में बदल जाएंगे। ये मुक्त स्पेसीज में आवेश को वहां त्याग देंगे और मुक्त स्पेसीज में बदल जाएंगे। जैसे Na+ ने माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ गया, और माइनस इलेक्ट्रोड पर तो इलेक्ट्रॉन की भरमार है, पर्याप्त मात्रा में है, तो ये Na+ इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिया और काय में बदल गया Na में। Na परमाणु या Na धातु के रूप में इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, बैठ गया। ये क्रिया कौन सी हो गई? ये कैथोड की हो गई क्रिया। क्यों? क्योंकि ये कैथोड पे हो गया। ये कार्यक्रम हमारा किस पे हो रहा है? कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे। ऐसे ही एनोड के वाले इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव पोल पे क्या हो रहा है? वहां गया Cl, और Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको? इलेक्ट्रोड को, और काय में बदल गया Cl एटम में, Cl परमाणु में। ऐसे ही दूसरा Cl भी गया होगा, वो भी Cl में, और ये दोनों Cl आपस में जुड़कर Cl2 के रूप में मुक्त हो गए। क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी? एनोड पर निकल गई। तो ये जो प्रोग्राम है, पूरा कार्यक्रम है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर। तो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या हुआ? बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर जब धारा प्रवाहित करी
तो इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य अपने अवयवों में वियोजित हो गया, वो अवयव मुक्त परमाणुओं में बदल गए और इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गए। तो अपघटन करने के लिए हम जिस युक्ति का प्रयोग करेंगे, ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन। NaCl का Na+ में और Cl- में टूटना, क्या कहलाता है? अपघटन या वियोजन कहलाता है। तो अपघटन कराने के लिए किसी भी पदार्थ का जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो ये तो था हमारा विद्युत अपघटनी सेल। आप ऐसे अगर आप कोई और उदाहरण भी समझना चाहते हैं तो स्वयं प्रयास करके देखें। फिर भी आपके लिए मैं एक उदाहरण और दिए देता हूँ। मान लीजिए NaCl ना लेके हमने अपघटनी सेल में लिया जिंक क्लोराइड। एक एग्जांपल और देखो, ZnCl2 ले लिया। ZnCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, अर्थात इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, जलीय विलयन इसमें डाल दिया। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी इलेक्ट्रोडों पर तो ZnCl2 किस में टूटेगा? Zn2 पॉजिटिव, और क्योंकि एक Zn है उसकी वैलेंसी 2 होती है तो Zn2 पॉजिटिव में, और इससे 2 Cl जुड़ रहे हैं तो 2Cl और एक पे माइनस, 2Cl माइनस। ये सब चीज कहाँ है? ये सब चीज एक्वस यानी जलीय विलयन में है, जलीय विलयन हो रहा है काम। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो धारा प्रवाहित करने पर 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास। एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा? बस यही चीज हमें पता होनी चाहिए कि एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ये भी ध्यान रखें। एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण मैंने बताया अभी, पिछले साल भी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इन स्पेसीज में देखो Zn+2 में और 2Cl- में जो एनोड है, एनोड कौन सा वाला इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव वाला। इसकी तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट Cl- जाएगा। तो ये जो Cl है, ये वाला भाग जो जलीय विलयन में है एक्वस में, इसने इलेक्ट्रोड पर गया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने मुक्त करे और काय में बदल जाएंगे ये क्लोरीन में, जैसे मैंने ऊपर बताया था ये क्लोरीन में, और 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें मुक्त करेगी। ये क्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। कहाँ हुई? एनोड पर हुई। ऐसे ही कैथोड पे क्या होगा? जो Zn आयन है, Zn2+, जिंक आयन, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करेंगे, ग्रहण करेंगे, गेन करेंगे और काय में चेंज हो जाएंगे जिंक में, जिंक सॉलिड में। यो इस पे अच्छा, जिंक पे प्लस चार्ज है तो कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ, अर्थात कैथोड की तरफ। तो यो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो गया सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में। ये क्रिया क्या कहलाएगी? यो रिडक्शन है, अपचयन है। क्यों है अपचयन? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पे अपचयन होता है। जिस पे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, जिस पे अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। और इन 2 इलेक्ट्रोडों को किस में डाल दिया जाता है? विद्युत अपघट्य के विलयन में, और धारा प्रवाहित करने पर अपघट्य का अपघटन होता है। अवयवी आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और वहां पर मुक्त हो जाते हैं। ये विद्युत अपघटनी सेल था। अब भैया दूसरा सेल होता है, जैसा मैंने ऊपर बताया था, वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये नंबर 2 का सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इसमें क्या होगा? ये वो युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसे विद्युत रासायनिक सेल। अब चूंकि इसकी खोज गैल्वेनी और वोल्टियर नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इस सेल को हम गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी
गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक, छोटी की मात्रा है भैया, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, वोल्टीय इस नाम से भी जानते हैं, वोल्टीय सेल से। तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल ये विद्युत रासायनिक सेल के ही दूसरे नाम हैं। अब इसमें क्या होता है, इस सेल में, ये सेल विद्युत अपघटनी सेल से थोड़ा भिन्न है। इस सेल में, उसमें हमने दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में लिया था। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में लिए जाते हैं, दो भिन्न भिन्न पात्रों में। और विशेषता ये होती है कि जिस धातु का हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, धातु को उसी के लवण के जलीय विलयन में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर ये लिया और भैया इस बीकर में मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया ये जिंक का, ये जिंक धातु की एक छड़ डाल दी। अब जब जिंक का इलेक्ट्रोड डालूंगा तो लवण भी जिंक का ही लूंगा, कोई भी लवण, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। मान लीजिए मैंने यहाँ जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड बन गया। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहेंगे इसे, सेल का आधा भाग बना, आधा सेल, क्योंकि सेल में दो इलेक्ट्रोड हों, एक प्लस एक माइनस, तो ये अर्ध सेल बन गया। अब हमने एक दूसरे बीकर में दूसरा ये धातु की छड़ ली, मान लो ये कॉपर की है, तो अब विलयन में काय का लूंगा, ये लिया कॉपर लवण का, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया मैंने। इनको हमने किसी वोल्ट मीटर से या बल्ब से, मान लीजिए किसी चीज से यहाँ जोड़ दिया इलेक्ट्रोडों। जब जोड़ दिया तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी? विचार करो, बैटरी के, ये क्या बन गई, बैटरी बन गई है। सेल का मतलब बैटरी। इस सेल को, ये एक सेल है, दोनों से मिलकर जो बना, ये एक सेल है, इसके प्लस को और माइनस को, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, इनको हमने बल्ब से उससे जोड़ दिया, तो क्या धारा प्रवाहित होने लगेगी? बल्ब जलने लगेगा? नहीं, अभी नहीं जलेगा। कब जलेगा? क्योंकि अभी सर्किट पूरा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तो जा रहा है, लेकिन अंदर से सर्किट पूरा नहीं हो रहा, तो इसे हम सर्किट को पूरा करने के लिए एक यहाँ लगा देते हैं लवण सेतु या साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, इससे जोड़ देते हैं। अब ये पूरा हो गया, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। ये विद्युत रासायनिक सेल है। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल की संरचना, ना भी आए तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो क्या है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न पात्रों में होते हैं और इन इलेक्ट्रोड में जिस धातु का हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसे उसी के लवण के विलयन में खड़ा कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, और इन विलयनों को लवण सेतु की सहायता से एक दूसरे के साथ संबंधित कर दिया जाता है। अब जो ये लवण सेतु है इसका भी विशेष महत्व है। ये कांच की एक ट्यूब होती है, ऐसी, ये ऐसी ट्यूब है कांच की एक, इस टाइप की ये ट्यूब होती है कांच की, और नीचे इसमें ग्लास कॉटन, कांच की रुई लगी होती है, और इसके अंदर क्या चीज भरी होती है? अपघट्य भरा होता है। क्या क्या हो सकता है उसमें? KCl, KNO3 या अमोनियम क्लोराइड, ये वाली चीजें इसमें, ये अपघट्य इसमें भरे होते हैं। किस फॉर्म में भरे होंगे? क्या विलयन के रूप में भरे होंगे? अगर हम विलयन के रूप में भर दिए, इसे उल्टा करा तो नीचे आगे इसमें मिल जाएंगे। तो इनको हम जिलेटिन या अगार अगार में, अगार अगार या जिलेटिन में मिलाकर एक लुगदी के रूप में इसमें भर दिया जाता है इसके अंदर, और वूल कॉटन से इसमें लगा दिया जाता है। काम क्या है इसका? इसका काम है इस परिपथ को या सर्किट को पूरा करना
और इन दोनों पार्ट में, जो दोनों भाग हैं इसके इलेक्ट्रोड के, इनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। वैद्युत उदासीनता को बनाना इनका काम है। वैद्युत उदासीनता क्या है, ये अभी हम आगे समझेंगे जब इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोड पे अब जैसे मैंने यहाँ लिख रहा है, यहाँ इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ऐसा क्यों है भाई, इस पर प्लस क्यों नहीं है, इस पर माइनस क्यों नहीं है। तो ये सब डिस्कशन हम जब इलेक्ट्रोड पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड के बारे में, तो वहाँ करेंगे। इन पर चार्ज का इलेक्ट्रोड विभव कैसे डेवलप हुआ। तो ये साल्ट ब्रिज है, इसका काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और लवण सेतु, और क्या नाम है इसका, सर्किट को पूरा करना। ये लवण सेतु का काम है। तो ये हो गया दूसरा वाला। अब कभी कभी इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। अब आप लोगों ने दोनों सेल पढ़ लिए, अब इन दोनों सेलों में अंतर क्या है। तो अंतर करने के लिए आप लोग पहले स्वयं प्रयास करेंगे, अगर नहीं लिख पाते हो तो फिर मुझसे बताएंगे। शॉर्ट में मैं बता दूं फिर भी। अपघटनी सेल में एक ही बर्तन में दोनों इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं, रासायनिक सेल में अलग अलग होते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस या अस्वतः होती है, इसमें स्वतः होती है। विद्युत अपघटनी सेल का जो एनोड है वो पॉजिटिव पोल होता है, और इसमें जो एनोड है वो नेगेटिव पोल होता है। ये वाला इसमें एनोड है और पॉजिटिव वाला कैथोड होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है पोल में। विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तो और रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा मिलती है, ये भी एक अंतर है। विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, उसमें लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये इनके डिफरेंस थे जो पूछ लिए जाते हैं विद्युत अपघटनी सेल में और विद्युत रासायनिक सेल में। हालांकि ये सब मटेरियल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो के लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स होगा, उस सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आपको ये सब नोट्स अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा हमने देखा कि जो सेल बनता है वो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य, इन दो चीज़ों के मिलने से बनता है। तो अब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रोड। अब भैया इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जैसा मैंने अभी तुम्हें चित्र बना कर दिखाया था। सेल में क्या करा था हमने, ऐसा एक बीकर लिया था, उसमें एक धातु की छड़ और यहाँ विलयन भर दिया था। ये जैसे मान लीजिए जिंक है, तो विलयन काय का भरा था, जिंक सल्फेट का। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। अब ये क्या हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड। तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के बीच विपरीत आवेश आ जाता है, और इस अवस्था में ये छड़ क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। इसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, अर्ध सेल। अर्ध सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और हम एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रोड से कितना सेल बना, आधा सेल। तो इसे हम अर्ध सेल या हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। परिभाषा ध्यान रखेंगे,
जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो इस छड़ पर और विलयन पर, देखिए ये भी ध्यान रखें, इस छड़ पर या तो प्लस आवेश आएगा या माइनस आवेश आएगा। किसके ऊपर? छड़ के। मान लीजिए मैं छड़ को थोड़ा मोटा ऐसे दिखा दूं, अगर इस छड़ के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आया तो जो विलयन है उस पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये तो छड़ और विलयन पर विपरीत आवेश आता है, एक दूसरे का उल्टा। ऐसी अवस्था में इस छड़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। अब इस आवेश के कारण, जैसे मैंने बताया कि इस पर आवेश आता है, या तो प्लस होगा या माइनस आवेश होगा। दो ही तरह के आवेश हमने पढ़े हैं, या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। तो आवेश के आधार पर ये इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, यानी एक को हम कहेंगे एनोड और एक को हम कहेंगे कैथोड। ठीक। दूसरी चीज, अभी मैंने बताया कि छड़ और विलयन पर विपरीत आवेश आते हैं एक दूसरे के। जब इन पे विपरीत आवेश आ जाएंगे तो इन आवेश के कारण इस विलयन पे भी एक विभव उत्पन्न हो जाएगा और छड़ पे भी इस पे एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, विलयन पे भी और छड़ पे भी। और इन दोनों के विभव में कुछ अंतर होगा जिसे हम कहेंगे विभवांतर, अर्थात विलयन और छड़ के स्पर्श सतह पर, इस सतह पर यहाँ एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। उस विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो दूसरी टर्म आई हमारी इलेक्ट्रोड विभव। इन पर एग्जाम में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन विपरीत आवेशित हो जाते हैं। इस पर माइनस तो विलयन पे प्लस, इस पर प्लस तो विलयन पे माइनस। और इस विपरीत आवेश के कारण इनके स्पर्श तल पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव भी दो तरह का होगा, इलेक्ट्रोड विभव भी दो तरह का होगा, प्लस होगा या माइनस। तो कौन सा आवेश छड़ पर आएगा, ऋणावेश या धनावेश, इसका निर्धारण भी इलेक्ट्रोड विभव से ही होता है। सॉरी, विभवांतर से, इलेक्ट्रोड विभव से नहीं, विभवांतर से होता है। इलेक्ट्रोड विभव प्लस होगा या माइनस, इसका निर्धारण भी यही विभवांतर करता है, जो कहीं से डेवलप होगा? छड़ और विलयन पर विपरीत आवेशों के कारण उत्पन्न विभव से। ये विभवांतर हमें ये बताएगा कि हमारा इलेक्ट्रोड धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। तो अगला हम टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। इलेक्ट्रोड विभव के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ओरिजिन, उत्पत्ति या ओरिजिन कैसे होता है विभव का। तो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के बारे में दो मत दिए गए भाई। दो मत क्या, दो फैक्टर बताए गए कि इसको डिफाइन करने के लिए या इसका डिसीजन करने के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। क्या? ये बताया गया कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो छड़ और विलयन के बीच दो दाब या दो बल कार्य करते हैं। एक को हम कहते हैं, एक दाब या एक बल को तो हम कहेंगे धातु का वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी विलयन दाब, विलयन दाब, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। एक दाब तो ये काम करता है, पहला।
और दूसरा दाब होता है जो विलयन के कारण होता है, विलयन का परासरण दाब, ये हमने पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ये किसका है? ये विलयन का है। ये धातु का था, ये विलयन का है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, जब हमने किसी बर्तन में एक छड़ लेके उसको उसके लवण के जलीय विलयन में डुबो दिया, Cu लिया और इसमें हमने मान लीजिए CuSO4 में डुबो दिया, जिंक लिया, जिंक सल्फेट में डुबो दिया, तो इस स्थिति में जो छड़ है और विलयन, इसके बीच दो प्रक्रियाएं होंगी, दो कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। क्या क्या? इस छड़ पे जो मेटल आयन है, धातु के आयन है या धातु परमाणु है, वो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर ही छोड़कर आयन के रूप में विलयन में जाएंगे, विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखेंगे और इस रूप में इस पे इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देंगे। ठीक, एक काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम भैया ये होगा कि चूंकि हमने जो विलयन लिया है वो भी धातु के लवण का है और इसके अंदर क्या उपस्थित होंगे? इसके आयन, Cu आयन भी होंगे और SO4 आयन भी होंगे। तो इस विलयन में से ये धातु के आयन इस छड़ पर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे और छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खुद Cu के रूप में इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जब कमी होगी तो प्लस आवेश आएगा, यहाँ माइनस आवेश आ रहा था, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये तो है विद्युत अपघटनी विलयन दाब, और ये वाली प्रक्रिया है परासरण दाब, विलयन का। अब इसे समझिए, जब हम किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबो देते हैं तो दो बल कार्य करते हैं या दो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। पहला बल या पहली प्रक्रिया है वैद्युत धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब, ये दाब लगता है। और इस बल के कारण क्या होता है? धातु की छड़ से धातु परमाणु धनायन के रूप में विलयन में आने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन छड़ पर शेष रह जाते हैं, जिससे ये छड़ कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। ये छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इसको हम सामान्य रूप से M से करेंगे, हम Cu या Zn ना लिख के मेटल ले रहे हैं कोई, और ये कैसी है? सॉलिड। इसको जब हमने लवण में डाल दिया या इसके लवण के जलीय विलयन में, तो इस दाब के कारण इस Mn पे से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर इसके परमाणु मेटल के कहाँ चले गए? विलयन में। किस रूप में चले गए? आयन के रूप में। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा हो उसने या कितने भी छोड़े हो, मान लीजिए M धातु थी और हर एक परमाणु ने N इलेक्ट्रॉन छोड़कर N इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। कहाँ छोड़ दिए? इलेक्ट्रोड के ऊपर, छड़ के ऊपर ही, और खुद काय में बदल गया? यो Mn प्लस में, धनायन में बदल गया और विलयन में चला गया। तो ये वाली चीज कहाँ है? ये तो है छड़। छड़ पर जो M है ये ठोस अवस्था में है, जो परमाणु हैं मेटल के, धातु परमाणु, ये कहाँ हैं? ये तो छड़ पे हैं। ये वाले कहाँ हैं? ये विलयन में चले गए, विलयन में। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? ये भी छड़ पर शेष रह गए। तो छड़ पर नेट चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और इसके कारण इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि वैद्युत अपघटनी विलयन दाब के कारण छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि जो विलयन दाब है इसका उल्टा। यहाँ वैद्युत विलयन दाब में क्या हो रहा? इसके कारण विलयन में उपस्थित धातु के आयन
छड़ पर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके परमाणु के रूप में उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं या एकत्र हो जाते हैं, जिससे छड़ पर धनावेश आ जाता है। तो इसकी अभिक्रिया हम क्या लिख सकते हैं? विलयन के अंदर ये आयन थे, ये कहां थे? विलयन में। इन्होंने ये छड़ की तरफ गए और छड़ के ऊपर से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ये कहां थे इलेक्ट्रॉन? छड़ पर। और m के रूप में कहां चले गए? ये छड़ पर ही डिपॉजिट हो गए। जब m के रूप में डिपॉजिट हो गए तो वहां छड़ के ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी होगी उतना ही उस पर धनावेश डेवलप हो गया। तो वैद्युत विलयन दाब के कारण ऋणावेश आया था और विलयन के परासरण दाब के कारण छड़ पर धनावेश आ गया। अब कोई इलेक्ट्रोड, अब ये छड़ क्या कहलाएगी? जब विलयन में इसके लवण के विलयन में डाल दिया तो इलेक्ट्रोड कहलाइए। अब कोई इलेक्ट्रोड धनावेशित होगा या ऋणावेशित, वो इन दोनों दाबों पर निर्भर करता है। अगर विलयन दाब और दूसरा दाब है परासरण दाब, देखो इसके कारण तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव, और इसके कारण चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। अगर विलयन दाब बड़ा है, विलयन दाब बड़ा है, तो इलेक्ट्रोड कैसा बन जाएगा? ऋणावेशित। अगर विलयन दाब छोटा है, परासरण दाब बड़ा है, तो इलेक्ट्रोड कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये दोनों कारक निर्धारित करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। परासरण दाब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड कैसा होगा? धनावेशित, उसे हम कहेंगे धन इलेक्ट्रोड। और अगर विलयन दाब ज़्यादा हो गया तो भिन्न इलेक्ट्रोड। हमने जब देखा बना के भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों को, तो जब हम जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वैद्युत विलयन दाब का मान ज़्यादा होता है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है। कॉपर के केस में परासरण दाब ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर परासरण दाब ज़्यादा है वो कैसा हो गया? और उस पर अपचयन हो गया जब परासरण दाब ज़्यादा हुआ, और जिस पर अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड। तो ये क्या बन गया? कैथोड। और जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है एनोड, तो ये बन गया एनोड। समझ में आ गई बात? तो विलयन दाब और परासरण दाब जो है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति का निर्धारण कर देते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी संभव है कि विलयन दाब और परासरण दाब का मान बराबर हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि विलयन दाब और परासरण दाब बराबर हो गए, तो इस स्थिति में जो आयन है वो किसी भी दिशा में गति नहीं करेंगे। ना तो आयन विलयन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और ना ही परमाणु इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन के रूप में विलयन में आएंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। इसे हम नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, दूसरी यहीं चलते चलते एक चीज और कर दें। ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव, ये हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति और इलेक्ट्रोड विभव कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसे ही दूसरी चीज एक आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है? अगर हम देखिए इलेक्ट्रोड विभव में हमने भी क्या पढ़ा? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के जलीय विलयन में डुबो दिया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यह विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसमें हमने टेम्परेचर या सांद्रता की कोई कंडीशन नहीं रखी थी। अगर हमने टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी तो ये विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव या
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर तो हो जाना चाहिए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे कह देंगे हम 298 केल्विन, 273 प्लस 25 298, और कंसंट्रेशन उसकी हो जानी चाहिए 1 मोलर। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और लवण के 1 मोलर सांद्रता का विलयन में डुबोया जाता है। फिर से सुने, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो इस अवस्था में धातु और विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कहाँ से दर्शाएंगे हम? E0 से। E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करता है। अब इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के आधार पर विभव दो प्रकार के थे, धनावेशित या ऋणावेशित। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो जैसा मैंने ऊपर बताया था, ऋणावेशित विभव उत्पन्न होता है और अपचयन पर धनावेशित। तो ऑक्सीकरण पर या इलेक्ट्रोड विभव पर होने वाली अभिक्रिया के आधार पर दो प्रकार के होंगे। एक तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये किसे कहेंगे भाई? अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो उसे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ऑक्सीकरण की क्रिया का मतलब धातु परमाणु या धातु की छड़ से जो धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mn प्लस में बदल रहा है। ये अभिक्रिया काहे की हो गई? ऑक्सीकरण की। तो यो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा और इसे हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कौन सी कहेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। प्रदर्शित कैसे करोगे इसको? इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखते हैं? E और M बदल गया M प्लस में, M ऑब्लिक M N प्लस। इससे हम प्रदर्शित करेंगे किसको? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। दूसरा है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अगर किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है तो उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और अपचयन की क्रिया को कैसे प्रदर्शित करोगे? ये आयन है और इसने N इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये M में चेंज हो गया, तो यो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? यो अपचयन की अभिक्रिया हो गई, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की। तो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हैं, यो वाली ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया, यो अपचयन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे शॉर्ट में? इसमें देखो Mn प्लस काय में बदल रहा है M में, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो यो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित कर रहा है साइन EMN ऑब्लिक M, और ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो IUPAC ने व्यवस्था कर रखी है उसमें हम सामान्यतया जनरल लैंग्वेज में अगर हम इलेक्ट्रोड विभव शब्द यूज कर रहे हैं तो उसमें हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को सेंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो अपचयन विभव है वो ही मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में यूज किया जाएगा, यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ये एक ही बात है। ठीक, दूसरी चीज, जो साइन डोनेशन है, यानी कि क्या कहेंगे उसको हम, चिन्ह प्रणाली है हमारी,
चिन्ह प्रदर्शित करने की, उसके अनुसार जो IUPAC ने व्यवस्था कर रखी है वो आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इन दोनों के आंकिक मान तो समान होते हैं, केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड का आक्सीकरण विभव 2 वोल्ट है प्लस का, तो उसका अपचयन विभव कितना होगा? अगर आक्सीकरण विभव 2 वोल्ट है तो अपचयन विभव कितना हो जाएगा? बस चिन्ह हम चेंज कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू यही रहेगी, -2 वोल्ट इसका अपचयन विभव हो गया। तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए आक्सीकरण विभव इज इक्वल्स टू मानक अपचयन विभव, दोनों बराबर होंगे किंतु दोनों के साइन विपरीत होंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब जो इलेक्ट्रोड विभव है जो 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो है चालक की प्रकृति। चालक मतलब जिस इलेक्ट्रोड की, जिस धातु का हमने इलेक्ट्रोड बनाया है उसकी प्रकृति पे, अगर उसकी चालकता अधिक होगी तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक होगा। जिसकी चालकता अधिक होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक होगा। चालकता का अधिक होने का मतलब उसके जो हमने छड़ ली है धातु की, उस धातु की छड़ में परमाणुओं का आयन में बदलना और आयनों का परमाणु के रूप में बदलना, ये प्रक्रिया चालकता कहलाएगी उसकी। तो जिसमें इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी, जिस इलेक्ट्रोड की, उसका इलेक्ट्रोड विभव भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी जो फैक्टर इसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड विभव को, वो होता है धातु आयनों की विलयन में सांद्रता। अगर किसी विलयन में धातु आयनों की सांद्रता अधिक है, धातु आयनों की सांद्रता अधिक है, तो उसकी चालकता कम होगी, क्योंकि आयनों की सांद्रता बढ़ने पर आयनन घट जाता है। जितने आयन विलयन में ज़्यादा होंगे उतना ही आयनन कम होगा, इसलिए चालकता घट जाएगी। और जब चालकता घटेगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी घट जाएगा। तीसरा ताप पर निर्भर करता है। सांद्रता, ताप और चालक की प्रकृति, 3 ही फैक्टर थे। तो ताप बढ़ाने पर तो आयनन बढ़ जाता है, इसलिए विभव का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे चालकता बढ़ेगी ताप बढ़ाने से, क्योंकि आयनन बढ़ जाएगा, और चालकता बढ़ने से इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। अब किसी भी सेल में ये सब चीज, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, इतनी चीज हमने आज इसमें पढ़ी। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, और जो इलेक्ट्रोड विभव है किसी भी सेल का या EMF है, विद्युत वाहक बल है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं, ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। ध्यान से, मन से तैयारी करते रहिए। शेष शुभ।